बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि नाचीज का नाम महमूद नियादी है और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान में 29 जून 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है और जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूं तो पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक इस वक्त 7:30 बज रहे हैं। कुछ नए मुद्दे, कुछ खबरें, लेकिन मैं आज ये बात क्लियर कर दूं कि इस बैठक का या इस गपशप का जो मेन मुद्दा है वो 3 मुद्दे हैं वतन अजीज के हमेशा, और इसके आजू बाजू हम खबरें कवर करते हैं। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा यह है कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पुजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजां कित्थों आईयां, कित्थे लगियां 8 टकसालां, जहां से ये चीजें आती हैं। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हर बिलावल है वतन का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के, जालिब साहब ने कहा था। दूसरा मुद्दा हमेशा हमारा यही रहा है। और तीसरा मुद्दा ये है कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, कुर्बान तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। ये हमारे जो है हमेशा से, यानी ये 3 मुद्दे हैं, इन पे हम बात करते रहते हैं, बात करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आता। मैं सबसे पहले आपको भारतीय जज के रिमार्क सुनाऊंगा। भारतीय जज पुलिस को कहते हैं कि आपका काम सिर्फ अवाम की खिदमत है, सियासतदान जाए भाड़ में, वो जो करते हैं करते रहें, लेकिन आपने पब्लिक की नौकरी करनी है। ये एक भारतीय जज है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज मोहम्मद आसिफ का बेटा आधी रात को नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाता है, लाइसेंस नहीं होता, 2 मिडिल क्लास की बच्चियों को कुचल देता है, मार देता है, फिर उन पे इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है कि वो सुलह कर लेते हैं। अब उस जज के खिलाफ एक दरखास्त जाती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि इस जज ने ये कुछ किया, तो वो जो दरखास्त होती है वो मुस्तरद हो जाती है और जज मोहम्मद आसिफ साहब को बचा लिया जाता है। अब एक भारतीय जज के रिमार्क सामने रखें और जो है वो यहाँ का जो जजों का एटीट्यूड है वो सामने रखें, आपको सारी समझ जो है वो आ जाएगी। आज के जो मुद्दे हैं वो ये कि जर्नैलों की जो गुलामी है अमेरिका की, हमेशा उसकी कीमत किसने अदा की है? उसकी कीमत पाकिस्तानी अवाम ने अदा की है। चाहे ये अवाम पुलिस में हो, चाहे ये अवाम फौज में हो, चाहे ये अवाम मजदूर हो, उन्होंने अपने खून से इसकी कीमत अदा की। दूसरा हमारा मुद्दा है शरीफ खानदान की कहानी। ये किताब है जी, मुमदोड से वट्टू तक, आपके सामने रखनी है। सलीम साहब की ये किताब और होशरुबा इंकशाफात, ये खानदान कैसे ऊपर आया 85 में, और खासकर जिया और जनरल जिलानी ने कैसे इस खानदान को उठाया, क्योंकि कल मरियम औरंगजेब का बयान था कि जी अल्लाह पाक जिन खानदानों को चाहें वो हुकूमत दें। इसमें फिरौन भी था, इसमें यजीद भी था, इसमें नमरूद भी था, इसमें बख्त नसर भी था, तो क्या उनकी हुकूमतें भी अल्लाह पाक के फजल से थी? तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो ये कि बलोचिस्तान, हमेशा से बलोचिस्तान के लिए आवाज उठाई है, दिल के बड़े करीब बलोच और बलोची जुबान वो पाकिस्तान का टेक्सास है। अगर कोई समझे तो इस पे बात करेंगे। और इजराइल का निजाम जो है वो जिंदाबाद। अब आपकी तकदीर का फैसला ये डीसी करेगा और डीपीओ करेगा। ये सुनकर कल पंजाब का जो स्पीकर है 2 नंबर है और फॉर्म 47 का है, वो भी हैरान रह गया। उसको भी पता नहीं था कि अब ये लोग फैसला करेंगे कि आप समाज दुश्मन हैं या आप मुल्क के खैर खा हैं। पहला मुद्दा जो हम आपके सामने रखेंगे वो ये रखेंगे
कि इजराइल और इजराइल का जो निजाम है वो जिंदाबाद। किस तरह? इजराइल के अपनी बगल बच्चा तंजीम पंजाब रेजिमेंट को सिखाए हुए तरीके, पहले मुखलिस और वतन प्रस्तों को जेरे अताब लाओ, इलेक्शन का ढोंग रचाओ, ढोंग इलेक्शन से कठपुतली पार्लिमान बनाओ, फिर ऐसी कानून साजी करवाओ कि रियासती कत्ल, इगवा, कैद और कब्जे को कानूनी सरपरस्ती हासिल हो, अवाम को कत्ल कर दो और कानून का हवाला दो, अवाम को लापता करो और कानून का हवाला दो, मलकियती जायदादों को मस्मार करो, कानून का हवाला दो। सुना है कि गुजरांवाला में मेट्रो के चक्कर में नस्लों से जो लोगों की दुकानें थी वो मस्मार की जा रही हैं, हालांकि लोग कह रहे हैं कि यहां मेट्रो की जरूरत ही नहीं है। मलकियती जायदादों पर कब्जा करो, कानून का हवाला दो, शिजा फातिमा वाला जहां मर्दी है खंबा गाड़ दें, कौमी शनाख्ती दस्तावेजात जब्त करो, कानून का हवाला दो, शनाख्ती कार्ड जब्त होगा, पासपोर्ट जब्त होगा। आज इजराइल के पास इसके एक एक अमल का कानूनी उनकी पार्लियामान से मंजूर हुए जवाज है। जो कुछ वो गजा में कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, शाम में कर रहा है, उसकी पार्लियामान ने उसको मंजूर किया हुआ है। इसी तरह कल अगर बफर्ज महाल ये काबिज टोला यानी कानून के कटहरे में आता है या कोशिश होती है तो इनको चार्ज नहीं किया जा सकेगा। हर जुर्म पार्लिमानी मंजूर शुदा कवानीन की छत्र छाया में हो रहा है। जो कुछ इजराइल कर रहा है वो पार्लिमान से मंजूर शुदा है। लिहाजा इजराइल जिंदाबाद, इजरायली कानून जिंदाबाद, और ये सारे कवानीन ये इजराइल से ले रहे हैं। अगली खबर, मुनीर फारूक नहीं जानते कि उन्होंने क्या कर डाला है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि हमें पिंडी बॉयज इशारा करते हैं कि अब इन पे पैजो और हम पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा राज, पहले तो लोग यानी खुफिया या इशारों कनायों में बात करते थे, अब मुनीर फारूक ने इसे खोल के रख दिया है कि हाँ 2018 में इमरान खान पे पड़े, लेकिन अभी जो शहबाज हुकूमत है, जो मुख्यमंत्री की हुकूमत है, उस पर पढ़ने का हमें जो है वो इशारा नहीं मिला, हमें इजाजत नहीं मिली, इसलिए हम इतवार बाजार की जो है ना वो दौरे नहीं कर रहे और हम सही सूरत हाल नहीं बता रहे। बहरहाल लोगों का मुतालबा है कि जियो को 15 दिन के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पे जो है वो बंद किया जाए। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, ये ताकतवरों का मोहरा है, और यहां पे सिर्फ ताकतवरों का जो है वो बयानिया चलता है और धमकियां चलती हैं। अगली खबर पे चलते हैं। अब्दुल बासित साहब बहुत जबरदस्त जो है ये डिप्लोमेट हैं। ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पे जो मुसाद के हमले का कहा गया, ये सहारी जो है वो कहानी थी और ये कहानी जो है वो घड़ी गई, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। मैंने पहले कहा कि अगर जनरल साहब को कुछ हुआ तो फिर इजराइल को इस्लामाबाद में अपना जो है वो सफारत खाना खोलना पड़ेगा और उनको अपने सफीर की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा अब्दुल बासित साहब भी कह रहे हैं कि ये कहानी थी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का टेक्सास है, ये बड़ी अमीर रियासत है जो है ना वो अमेरिका की। कैसे टैक्सेस है? ये बड़ी मुनफरिद कराची के बिजनेसमैन शहजाद हुसैन की मुनफरिद तहरीर। वो क्या कहते हैं, अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाए कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे पर अपना कंट्रोल मुआशी लिहाज से कायम कर लो तो मुझे एक सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं, मैं फौरन बलोचिस्तान का नाम ले लूंगा। इस सूबे के पास जो अजीमो शान पोटेंशियल है, बाकी तीनों सूबे इसके करीब करीब भी नहीं। अक्सरियत को इल्म ही नहीं कि बलोचिस्तान कैसा पावर हाउस है।
यहाँ एक तवील साइली पट्टी मौजूद है, इसके पास डीप सी पोर्ट है, यहाँ तेल और गैस दोनों के ज़खायर मौजूद हैं, यहाँ मिनरल्स के ज़खायर मौजूद हैं, यहाँ मुख्तलिफ धातुओं जैसे कॉपर वगैरह के ज़खायर मौजूद हैं, हत्ता कि यहाँ कुछ बेशकीमत फार्मिंग तक हो रही है जिसमें जैतून जैसी कीमती जिन्स भी शामिल है। यहाँ खूबसूरत तरीन साले समुंदर के साथ साथ पहाड़, नेशनल पार्क, कुदरती चश्मे और आबशार तक मौजूद हैं जिन्हें जरा सा डेवलप किया जाए तो दुनिया के टॉप टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकते हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि बाकी मांदा पूरा पाकिस्तान एक तरफ और हमारा प्यारा बलोचिस्तान एक तरफ। बलोचिस्तान के पास वो कुछ है जिसके लिए दुनिया के कई ममालिक तरसते हैं। मैं बलोचिस्तान को पाकिस्तान का टेक्सास मानता हूं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि पूरी कौम को बलोचिस्तान के हवाले से सिवाय दहशतगर्दी, बदअमनी, इंतहाई गुर्बत, मिसमैनेजमेंट, बुनियादी हकूक के लिए बुलंद होती हुई आवाजें और टारगेट किलिंग के सिवा कुछ सुनने को नहीं मिलता। इतना शानदार सूबा और अवाम रांदा दरगाह व बुरी तरह जलीलो ख्वार, उन्हें इतना सताया गया कि अब ये बाकी मानदा पाकिस्तानियों खुसूसन पंजाबियों से शदीद नफरत करते हैं। बदअमनी और नफरत इस दर्जे पहुंच चुकी कि आम पाकिस्तानी अंदरून बलोचिस्तान सफर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोई बैरूनी इन्वेस्टर दिल बड़ा करके आ भी जाए तो उसे मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अलग से भारी खर्चा करना पड़ता है। अमेरिका का टेक्सास क्यों बन गया? करीबन 3000 अरब डॉलर की जीडीपी रखने वाला टेक्सास मुआशी इशारियों में कनाडा, रूस और इटली जैसे ममालिक से भी आगे है। इसकी बुनियादी वजह टेक्सास और दीगर अमरीकी रियासतों को मुकम्मल जमहूरी आजादी और इख्तियार देना है। अमरीकी रियासत ने अपनी हर स्टेट को मुकम्मल इख्तियार दे रखा है। सिवाय 2-4 चीजों के हर रियासत को इख्तियार है कि अपने कवानीन बनाए, अपने कानून लागू करे। टेक्सास में मकामी बाशिंदों को आजादी और इख्तियार हासिल है। जब इंसानों और मकामी आबादी को इख्तियार दिया जाए तो वो खुश और मुतमईन रहते हैं। खुशबाश कौमें अमन और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं। टेक्सास के पास कुदरती रिसोर्सेस भी नहीं, लिहाजा ये सब मिलकर कुदरती रिसोर्सेज भी थी, लिहाजा ये सब मिलकर टेक्सास को टेक्सास बना गया। बाशऊर कौमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि अगर किसी को साथ रखना है तो उसे खुश रखें। जाहिल कौमें समझती हैं कि अगर किसी को साथ रखना हो तो उसे जबरदस्ती बांध कर रखें ताकि वो चाह कर भी भाग न सके। जाहिल गंवार आदमी अपने बीवी बच्चों पर सख्ती करता है, उन्हें घर में कैद रखता है, बात बात पर शक करता है, टोकता है, उनकी आजादी पर कदगने लगाता है। नतीजतन एक घटिया फैमिली तश्कील पाती है। पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी बीवी बच्चों को खुश रखता है, उन्हें हर तरह की आजादी और अख्तियार देता है, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करता है। नतीजतन एक मोहब्बत और ख्याल करने वाली फैमिली तश्कील पाती है। जाहिल गंवार आदमी को खौफ होता है कि अपनी बीवी को आजादी दी तो वो किसी और मर्द के हत्थे चढ़ जाएगी, बेटी घर से भागकर शादी कर लेगी, बेटा आवारा हो जाएगा। वो अपनी जहलाना सोच में घर का माहौल तबाह बर्बाद कर देता है। पढ़े लिखे इंसान को ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती
बिल्कुल यही मामला कौमों का भी है। बाशऊर कौमें आजादी व अख्तियार देती हैं, जाहिल कौमें दबाकर रखने में यकीन रखती हैं। फिर यह होता है कि जाहिल कौमें रिसोर्सेज होने के बावजूद मुआशी तौर पर भिखारी बन जाती हैं और फिर इन्हीं कौमों से भीख मांगती हैं जिन्होंने अपने शहरियों को खुलकर आजादी और इख्तियार दे रखा है। काश यहां भी वही शऊर पनप सके जहां हम अपने हमवतनों पर एतबार कर सकें, उन्हें आजादी व अख्तियार दे सकें, उन्हें खुशो खुरम रख सकें, ताकि पाकिस्तान व बलूचिस्तान में भी अमन अमान आए, वहां भी माली खुशहाली रास्ता बनाए। हर पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर बलूचिस्तान में घूम फिर सके, अपने बलोच भाइयों से मिल सके और उसके कुदरती नजारे इंजॉय कर सके। जितनी ज्यादा सख्ती करेंगे उसका नतीजा आपके सामने है, वरना बलूचिस्तान बना बनाया टेक्सास है। बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे आजाद होना चाहिए। आजाद से मुराद ये है कि वहां पे मुंतखब हुकूमत हो, उनके अपने नुमाइंदे हों, वो मारंग बलोच को जो है ना वो इलेक्ट करें, वो सरदार अख्तर मेंगल को इलेक्ट करें, वो महमूद अचकजई को इलेक्ट करें, वो सदाम तरीन को इलेक्ट करें, जिसको मर्जी है वो इलेक्ट करें और अपनी मर्जी से हुकूमत बनाएं, अपने वसाइल खुद इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो बेशक जितने भी जो है ना वो मकामी हुकूमतें हैं वो उनकी अपनी हो, वो खुद फैसला करें उन्होंने गवादर का क्या करना है, उन्होंने मादनियात का क्या करना है, उन्होंने तेल का क्या करना है, तो हर बलोच जो है वो खुशहाल हो सकता है। अगली खबर पे चलते हैं। अभी इजराइल के कानून का हवाला दिया। राना मोहम्मद अरशद है, ये नून लीग के MPA हैं, इन्होंने तस्दीक की है कि DPO और DC अब महमूद नियादी को समाज दुश्मन डिक्लेयर कर सकते हैं कि महमूद नियादी एक गद्दार है, लिहाजा इसे समाज दुश्मन डिक्लेयर कर दिया जाए। उन्होंने असेंबली में जब कहा तो स्पीकर भी हैरान रह गए। उसके बाद खबर शामिल करेंगे असद तूर की। असद तूर कहते हैं जब तक कुएं से कुत्ता ना निकाला जाए पानी पाक नहीं होता। जो कादी फायद ईसा का कुत्ता है वो मादर सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और ये कुत्ता है 26वीं तरमीम। जब तक 26वीं तरमीम वापस नहीं होती कादी फायद ईसा का कुत्ता वो सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा। कोई भी कानून पाक नहीं होगा और कोई भी इंसाफ पाक नहीं होगा। आज आपके सामने स्टोरी रखनी है कि ये खानदान किस तरह ऊपर आया, कितने लोगों को इन्होंने रोंदा और ज़िया ने इनकी किस तरह जो है वो मदद की। यानी ये जो है ना शरीफ खानदान की, ये सलीम साहब की किताब है मुमदोद से भट्टू तक, उसके जो है वो कुछ इक्तबास वो मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये खानदान किस तरह जो है वो मुल्क पे छाया। आमिर जनरल ज़ियाउल हक की खुसूसी मार्शल लॉ अहकाम के जरिए इत्तफाक फाउंड्रीज शरीफ ब्रदर्स को वापस कर दी गई। भुट्टो ने नेशनलाइज की थी। ये फाउंड्रीज 1971 में फुलाद की दूसरों मिलों के साथ कौमी तहवील में ली गई थी। इन्हें ये फैक्ट्री 16 जून 1979 को एक खुसूसी माली तस्फिये के रूह से पेश की गई, जिसके मुताबिक इस फाउंड्री को जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक अब तक 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी, बहुत कम कीमत पर माली इदारों पर कर्जा जात की सहूलत के साथ वापस कर दिया गया और इसको दोबारा खड़ा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों रुपए दिए। इत्तफाक फाउंड्री भी वापस कर दी और अरबों रुपए भी दिए उस दौर में। एक और खुसूसी हुक्म के मुताबिक जनरल जा के वजीर खजाना डॉक्टर महबूबुल हक ने इत्तफाक शुगर मिल्स को एक्साइज ड्यूटी में 50% के हिसाब से रियायत दी और ये रियायत SRO 841 मोरखा 29 अगस्त 1985 से पिछली तारीखों से नाफिज की गई।
ये बात काबिल जिक्र है कि इत्तेफाक शुगर मिल्स ने 1982 में पैदावार शुरू की और इस खास रायत की वजह से कौमी खजाने को शरीफ ब्रदर्स को करोड़ों रुपए वापस करना पड़े, सिवाय अपनी सरकारी हैसियत के नाजायज इस्तेमाल के इसको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जनरल जिया के साथ नवाज शरीफ के खुसूसी तल्लुकात थे, इसलिए वजीर आला पंजाब होते हुए उसने अपने तल्लुकात का भरपूर नाजायज फायदा उठाया। पीछे से सारे पैसे अदा कर दिए गए, सूद समेत। 1985 में इनकम टैक्स के कवानीन में तब्दीली के बाद, जिसमें काले धन को सफेद करने का ऐलान बगैर किसी रुकावट के जायज करार दिया गया था, इत्तेफाक ग्रुप के खानदान ने 12,70,000 रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। इसके बाद इत्तेफाक फाउंड्री ने 29,70,000 रुपए के काले धन का ऐलान किया, उस दौर में कि हमारे पास है, और उस पर टैक्स की अदायगी का ऐलान किया। 1988 में एक खसूसी ऐलान का फायदा उठाते हुए जो ज़र मुबादला मुल्क से बाहर ले जाने के मुतालिक था, शरीफ ब्रदर्स ने 10 करोड़ रुपए के ज़र मुबादला का इतराफ किया कि हमने बाहर लेके गए हैं, और उस माली साल में 6 करोड़ रुपए के ज़र मुबादला के बेयरर्स सर्टिफिकेट खरीदे, और उसके अगले साल में 4 करोड़ रुपए के। अगरचे शरीफ ब्रदर ये रास्ता अख्तियार करके फौजदारी मुकदमात से तो बच गए, ताहम उन्होंने ये इतराफ कर लिया कि वो मुल्की कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी सरमाया चोरी छुपे बाहर ले जाते रहे हैं। शरीफ ब्रदर ने कसूर के गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाते हुए सट्टाबाजी में 15 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 3 साल के अरसे में 1984 के आगाज से शरीफ ब्रदर्स ने चूनिया जिला कसूर में 2,298 कनाल यानी 500 एकड़ जमीन खरीदी। उन्हें इल्म था कि चूनिया के इस रकबे को सनती इलाका करार दिया जाने वाला है, क्योंकि हुकूमत में थे, और इसके बाद इसकी कीमत लामहला चढ़ जाएगी। इस तरह शरीफ ब्रदर्स ने कसूर के गरीब किसानों की जमीनें 15 करोड़ रुपयों का मुनाफा हासिल करने का सट्टा पहले से लगा लिया। इसी जमीन को बाद में दिवालिया NICFC के इदारे को बतौर जमानत रहन रखा गया, और इसके और 1987 में कर्जा जात हासिल किए गए। अंदाजा करें, 1986-87 के बजट में दरामद शुदा फुलाद पर ड्यूटी का फार्मूला बदल दिया गया, और 500 फी टन के बजाय 418 रुपए फी टन ड्यूटी मुकर्रर करके बलोचिस्तान में गुडानी की जहाज तोड़ने वाली सनत को बर्बाद कर दिया गया, और खुद शरीफ ब्रदर्स को 8 करोड़ रुपए का मुनाफा बिला ताखीर हासिल हो गया। कौमी जो कवानीन थे वो ये 2 भाई बनवा रहे थे, जिया से और महबूबुल हक से। उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर महबूबुल हक ने ऐलान किया कि ड्यूटी की यह तब्दीली अवाम के पुरजोर इसरार पर अमल में आई, हालांकि रिकॉर्ड में इस फर्जी पुरजोर इसरार का कोई सबूत। अवाम का क्या ताल्लुक था स्टील से और उसकी दरामद से? ये यही था, ये बड़ा गंजा और उसका बाप। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला अपने स्वाबदीदा फंड से मुकर्रा हद 1 लाख रुपए सालाना की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 साल में 7 करोड़ 24 लाख 60 हजार रुपए निकलवाए। अगर इन रकूम का तजिया करें तो पता चलता है कि ये वोटों की खरीदारी और सरकारी एहलकारों और सहाफियों को रिश्वत देने के काम आए। मुमदोड से वट्टू तक मरकज पंजाब तनाजा, ये है जी किताब। और 1 लाख का स्वाबदीदी फंड था, इसने कितने निकलवाए? इसने निकलवाए जी 7 करोड़ 24 लाख 60 हजार। ये उस दौर की बात हो रही है। ये है अल्लाह का फजल जो मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि खानदानों पर अल्लाह का फजल होता है। इन पर जिया का फजल था, महबूबुल हक का फजल था, और जनरल जिलानी का फजल था, बर्फी का फजल था। अब ये महबूबुल हक, जनरल जिया, ये सारे जो है वो हिसाब दे रहे होंगे कि किस तरह बलोचिस्तान की जहाज तोड़ने की
सनत को तबाह किया गया। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आयरलैंड ने उस इंडियन टीम को व्हाइट वॉश कर दिया है जिसके सामने ये शाहीन, ये लंडे के शाहीन जब खड़े होते हैं तो इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। कोई बुमराह से डरता है, कोई गुमराह से डरता है, कोई पता नहीं ढूंढ से डरता है। इनकी यही औकात है और आयरलैंड ने उनको जो है वो व्हाइट वॉश कर दिया है इंडिया को। वैसे भी ये घर के शेर ज्यादा मशहूर हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो है नजम सेठी। नजम सेठी आप जानते हैं सिस्टम के बंदे हैं। शरीफ खानदान को याद करा रहे हैं कि तारीख बड़ी जालिम है, कानून बनाते जाएं और जेलों में लोगों को डालते जाएं, लेकिन पहिया चल रहा है। ये पहिया कब आप पे चढ़ जाए इसका कोई नहीं पता। बहरहाल सेठी की इस बात को शरीफ खानदान को सीरियस लेना चाहिए। मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारे साथ होता क्या रहा है और जर्नैलों की जो जी हजूरी है उसने हमें कहां तक जो है वो पहुंचा दिया है और कहां तक जो है वो हमारा नुकसान किया है। ये आपने बड़े गौर से सुनना है कि गलतियां किसकी थी और जो है वो भुगता किसने। ये मैं आपके सामने जो है वो रखता हूं तो आपको सारी बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है और क्या होता आया है। पाकिस्तान में 1977 से 1988 के दौरान जनरल ज़ियाउल हक के दौर को वो अरसा समझा जाता है जिसमें दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की बुनियादें जनरल ज़ियाउल हक की सरबराही में मजबूत होना शुरू हुई। 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान बराह रास्त दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का हिस्सा बना, जिसके नतीजे में मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। हालिया सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के बाद दहशतगर्द हमलों में एक बार फिर इजाफा देखा गया। मौजूदा आर्मी चीफ के दौर में 2025 और 2026 के दौरान हमलों और हलाकतों की शरह कई वर्षों की बुलंद तरीन सतहों में शुमार की जा रही है, जो मुल्क में सिक्योरिटी की पेचीदा सूरत हाल को जाहिर करती है। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि जर्नैलों की गुलामी की कीमत हमेशा पाकिस्तान और अवाम ने चुकाई। अगयार से डॉलरों के औज चंद तारीफी जुमले सुनने वाले ज़ियाउल हक से लेकर आसिम मुनीर तक जर्नैलों की फॉरेन पॉलिसियों ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान की जंग में सालसी के लिए मारा फिरता रहा, जबकि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की बिगड़ती सूरत हाल एक संगीन सवालिया निशान बनी हुई है। और कोई सहाफी, कोई दानिश्वर, कोई सियासी क़यादत मुल्क के चौकीदार से सवाल नहीं पूछ रहा कि तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो, अपनी मुल्क की सिक्योरिटी देखने की या दूसरे मुल्कों के दरमियान सालसी करवाने की। अमरीकियों ने कहा कि अमरीकी फौज को तनख्वाह हम देते हैं या इजराइल देता है, क्योंकि वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा फिक्रमंद है। तो यहां पे जो तनख्वाह है, यहां पे जो 30,000 अरब का बजट है, वो सिक्योरिटी के लिए है या वो सफारतकारी के लिए है, ये बताया जाए। क्योंकि जो दहशतगर्दी है उसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी के लिहाज से पहले नंबर पे आ चुका है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।